कर्म फल विधान एवं व्यक्तित्व विकास। आज देखेंगे भारतीय संस्कृति का पुनर्जन्म सिद्धांत। भारत का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां योगियों ने अपनी इच्छा से मृत्यु की तिथि का निर्धारण किया। वह मृत्यु के उपरांत भी सूक्ष्म व कारण शरीरों से अपने शिष्यों की सहायता की। भारतीय संस्कृति की एक अद्भुत देन है पुनर्जन्म सिद्धांत। इसके अनुसार व्यक्ति की सत्ता मूल रूप से एक चेतन ऊर्जा है जिसको आत्मा कहा जाता है, यानी कॉन्शियसनेस। यह आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। वह ब्रह्म चेतना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का एक अंश है। आत्मा के विषय में जानने के लिए उपनिषदों में विभिन्न ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है कि आत्मा का मूल रूप, स्वभाव कैसा है। इस विद्या को आत्मज्ञान अथवा आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। मात्र पढ़कर सुनकर इसको प्राप्त नहीं किया जाता है। यह विद्या अनुभव पर आधारित है, अर्थात रियलाइजेशन पर। जब तक विद्यार्थी प्रैक्टिकल न कर ले, थियरी ठीक से समझ नहीं आती। इसी प्रकार आत्मज्ञान के अनुभव के लिए आध्यात्मिक साधनाओं के विधान शास्त्रों में आते हैं। जैसे लौकिक शिक्षा में गणित, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र आदि अनेक विभाग हैं। उद्देश्य है जगत के रहस्यों का पता करना व जीवन निर्वाह के साधन जुटाना। इसी प्रकार आध्यात्म विद्या के अंतर्गत जीवन निर्माण, आत्मज्ञान व ब्रह्म ज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषय आते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार शरीर छोड़ने के उपरांत अधिकांश आत्माएं सूक्ष्म शरीर में 3 वर्ष तक निवास करती हैं। पहले वर्ष में उनका पुराने रिश्ते नातेदारों से संबंध जुड़ा रहता है। दूसरे वर्ष एक प्रकार की नींद में विश्राम करती हैं। तीसरे वर्ष अपने संस्कारों के अनुसार अपने लिए उचित गर्भ खोजती हैं। जो आत्माएं परेशानी में तड़पकर प्राण छोड़ती हैं वो प्रेत योनि में जाती हैं एवं अधिक समय सूक्ष्म लोक में रहती हैं। आमतौर पर भारतीय आध्यात्म पर यह लांछन लगता है कि इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, परंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि विज्ञान अभी उस गहराई तक ही ना पहुंच सका हो। क्या विज्ञान के विषय में यह कहा जा सकता है कि वह पूर्ण हो चुका है? उदाहरण के लिए फ्रायड वियना के एक बहुत बड़े मनोचिकित्सक व न्यूरोलॉजिस्ट थे। पूरा विश्व उनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस के रूप में मानता था। उनका मानना था कि अवचेतन मन की दमित इच्छाएं मनोरोगों के रूप में उभरती हैं। यदि इच्छाओं की पूर्ति हो जाए तो व्यक्ति रोग मुक्त जीवन जी सकता है। इस आधार पर उन्होंने अनेक रोगियों का इलाज किया। उनका एक शिष्य था कार्ल जुंग। वह प्रतिभा व विद्वता में उनके समान ही उच्च स्तरीय था। उसके मन में सदा एक प्रश्न उठता था कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर अंकुश न लगाए तो वह इच्छाओं का गुलाम हो जाएगा। क्या ऐसे में सभ्य समाज का निर्माण संभव है? इस प्रश्न का उत्तर उन्हें पश्चिम की खोजों में नहीं मिल पाया। इसका उत्तर जानने के लिए चुंग सन 1937 में भारत आए। वह महर्षि रमण के सानिध्य में रहकर भारतीय दर्शन का अध्ययन व साधना की। उनको पता चला कि इच्छाओं का उच्च स्तरीय रूपांतरण भी संभव है। वह उन्होंने जब इसका अभ्यास किया तो उनमें अति मानवीय शक्तियों, जिसको हम सुप्रा मेंटल पावर का
कहते हैं उसका विकास होने लगा। यह थियरी लेकर वे अपने गुरु फ्रायड के पास पहुँचे। गुरु को तंबाकू का दुर्व्यसन था। अपने सिद्धांतों के अनुसार वो उस पर नियंत्रण नहीं कर सके और कैंसर नामक भयानक रोग के शिकार हो गए। एक कक्ष में सभी बड़े मनोवैज्ञानिक उपस्थित थे। जुंग भारत से क्या सीख कर आए, यह उन्होंने अपने संभाषण में पूरी सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया। पूरी सभा ने जुंग से उसका प्रमाण मांगा। कक्ष में अलमारियों में किताबें भरी पड़ी थीं। जुंग ने अपनी भेदक दृष्टि पुस्तकों पर डाली व पुस्तकें धड़ धड़ कर अलमारियों से नीचे गिरने लगी। पूरी सभा आश्चर्य व भय से जुंग की ओर देखती रह गई। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति के महान सिद्धांतों पर चलकर वो स्वयं रहस्यमयी शक्तियाँ प्राप्त कर पाए हैं। फ्रायड को स्वीकार करना पड़ा कि उसकी खोजें अधूरी हैं व उन्होंने जुंग की खोजों पर बहुत संतोष व्यक्त किया। सन 1939 में फ्रायड की जबड़े के कैंसर से बहुत दर्दनाक मौत हुई, जबकि जुंग ने भारतीय दर्शन को पूरे विश्व में उजागर किया। विडंबना यह है कि आज भी फ्रायड को सभी जानते हैं, परंतु जुंग को बहुत कम। केवल इसीलिए जुंग को महत्ता नहीं दी गई कि वह अपने शोधों को भारत को समर्पित करता था। पश्चिम का अहंकार इसको कैसे सहन कर सकता था। ऐसे ही भारत का पुनर्जन्म का सिद्धांत है, आत्मा की अमरता का सिद्धांत है। सौभाग्य से आज पश्चिम के अनेक बड़े महारथी इसको स्वीकार कर रहे हैं। इनमें एक नाम आता है फ्लोरिडा के मियामी के मनोचिकित्सक डॉक्टर ब्रायन विज का। ये मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स नामक पुस्तक के लेखक के रूप में विश्वविख्यात हैं, जिनकी 15 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। वह इनको बेस्ट सेलिंग ऑथर का सम्मान भी प्राप्त है। ये एक घटना इनको डॉक्टर से विश्वविख्यात बना देती है। सन 1980 की घटना है। मियामी के एक प्रसिद्ध अस्पताल में ये हेड ऑफ साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के पद पर कार्यरत थे। एक युवती कैथरीन का उपचार कर रहे थे। उसको शांत अवस्था में ले जाकर सकारात्मक संदेश से उसके अवचेतन मन को भर रहे थे। अचानक वह युवती ऐसी घटनाओं को बड़बड़ाने लगी जिसका उसके इस जन्म से कोई वास्ता नहीं था। विस्तृत छानबीन से परिणाम निकलता है कि ये घटनाएं रोगी के पूर्व जन्म से संबंधित थीं। रोगी अब अपने को काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। डॉक्टर ब्रायन विज उस समय तक पुनर्जन्म को नहीं मानते थे, परंतु इस घटना के उपरांत उन्होंने इस दिशा में अपनी शोध से निष्कर्ष निकाला कि मृत्यु के उपरांत भी मनुष्य का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाता है, उसका पुनर्जन्म होता है। उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में एक नए आयाम की खोज की है, जिससे उन्होंने हजारों लाइलाज बीमारियों को नवजीवन एवं स्वास्थ्य प्रदान किया है। आज वो पूर्व जन्म की स्मृतियाँ व संस्कारों से छुड़ाकर पास्ट लाइफ मेमोरीज़ को हील करके व्यक्ति को रोग मुक्त बनाते हैं एवं विश्व के सर्वोपरि मनोचिकित्सकों में एक माने जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रेमंड मूडी ने अपनी पुस्तक लाइफ आफ्टर लाइफ में 100 से अधिक व्यक्तियों के अद्भुत मृत्यु के अनुभव एकत्र किए हैं, अर्थात द एक्सपीरियंस ऑफ डाइंग। इनके ऐसे ही एक व्यक्ति के अनुभव के अनुसार लाइफ इज़ लाइक इम्प्रिजनमेंट। इन दिस स्टेट वी जस्ट कैनॉट अंडरस्टैंड what prisons these bodies are. Death is such a release and like an escape from prison.
That is the best thing I can think of to compare it to. ये अनुभव नियर डेथ एक्सपीरियंस कहलाते हैं। वह उनके द्वारा दिए गए एक जिनको चिकित्सकों ने मृत घोषित कर रखा था, परंतु कुछ ही घंटों में वो पुनर्जीवित हो उठे। विश्वविख्यात फोर्ड मोटर्स उद्योग के एक मालिक अल्फ्रेड फोर्ड ने अपने दादा हेनरी फोर्ड के बारे में 6 मार्च को टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में कहा था, मात्र 9 वर्ष की उम्र में मेरे दादा हेनरी फोर्ड घर में रखी हुई घड़ी तथा अन्य छोटे छोटे यंत्रों को खोलकर एक एक पार्ट अलग करके उनका पुनः जोड़ देते थे, तो सभी को बड़ा आश्चर्य होता था कि यह कैसे मैकेनिकल ज्ञान कहाँ से मिला है इन्हें। इसका उत्तर यही था कि उन्हें पूर्व जन्म में विश्वास था और उनका वह ज्ञान पूर्व जन्म में ही उन्होंने प्राप्त किया था। 14 जुलाई 2007 को भारत के विभिन्न समाचार पत्रों में एक समाचार प्रमुखता के साथ प्रकाशित हुआ कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में के रामपुर गांव में एक 14 वर्षीय बालक राजेश एकाएक अंग्रेज़ी का उच्चारण करने लगा है। इतना ही नहीं, वह स्वयं के विषय में पूर्व जन्म का अमेरिकी वैज्ञानिक होने की बात कहने लगा। अमेरिका के बिल्कुल अनपढ़ उस बालक का उसके मजदूर पिता से झगड़ा हो गया। इसके पश्चात 3 महीने मौन रहता। इसका एक प्रश्न, जब वह पुनः बोलने लगा तो हिंदी नहीं बोलता था। प्रारंभ से ही हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले इस विद्यार्थी के विषय में विलियम जेफरसन क्लिंटन साइंस एवं टेक्नोलॉजी सेंटर के प्रिंसिपल कहते हैं, 26 जनवरी को मेरे कॉलेज के सभी विद्यार्थी समारोह में कविता पाठ कर रहे थे, तो उस समय राजेश ने माइक पर खड़े होकर धारा प्रवाह अंग्रेजी में जब संबोधन दिया तो सभी हतप्रभ रह गए। इस संदर्भ में खुर्शीद भवनागरी जी की पुस्तक जीवात्मा जगत के नियम द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड के अनुसार मृत्युलोक के अतिरिक्त अन्य 5 लोक सूक्ष्म जगत में हैं। इनमें उच्च और निम्न लोक भी हैं। ऊंचे लोक प्रकाश, आनंद, शांति से भरे हैं व निम्न लोक पीड़ा, कष्ट व अंधकार से पूर्ण हैं। जो आत्मा अच्छा कर्म करती है तो वो मृत्योपरांत काफ़ी समय उच्च लोकों में वास करती है। भावनगरी परिवार की कहानी कुछ इस प्रकार की है। 22 फरवरी 1980 के दिन उनके दोनों युवा पुत्र विस्पी व रत्तू एक मोटर दुर्घटना में मारे गए। माता पिता उनके शोक से इतने व्याकुल हो चुके थे कि उन्हें अब यह जीवन समाप्त ही नज़र आता था। अचानक उनका संपर्क उनके पुत्रों की आत्माओं से बना व उन्होंने सूक्ष्म लोकों व वहाँ रह रही आत्माओं पर गहन शोध की। वो नित्य जीवात्माओं से संपर्क कर सूक्ष्म लोकों के रहस्यों को अपनी डायरी में लिखा करती थी। उनके अनुसार ये पितृ आत्माएं पृथ्वी लोकवासियों की सहायता के लिए तत्पर रहती थीं। इन सब से यह सुनिश्चित होता है कि पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य है व आत्माएं अपना कर्म फल भोगने के लिए नया जन्म धारण करती हैं। हमारा अपने परिवार में जन्म लेना न तो इत्तेफाक से होता है न ही दुर्घटनावश। हम स्वयं अपने जीवन की परिस्थितियां चुनते हैं तथा अपनी भावी जीवन की पूरी योजना बना चुके होते हैं। गर्भ में आने से भी पहले योजना बनाने के लिए इस कार्य में कुछ स्नेहमयी आध्यात्मिक छवियाँ या व्यक्तित्व हमारी सहायता करते हैं और यही आध्यात्मिक व्यक्तित्व उस समय हमारी सुरक्षा तथा मार्गदर्शन का दायित्व निभाते हैं, जबकि हम अपने भौतिक शरीरों में मौजूद रहकर अपने द्वारा तय योजना को अमली जामा पहनाने में लगे होते हैं। अपनी पूर्व निर्धारित योजना के परत दर परत उद्घटित होते जाने को ही हम
नियति भी कहते हैं। अंतः चेतना निष्पक्ष न्यायाधीश। हमारी अंतः चेतना निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह हमारे हर काम को देखती रहती है और उसकी न्यूनता अधिकता के परिणाम के अनुसार दंड की व्यवस्था करती रहती है। चूँकि मानसिक दंड अपने आप अंदर ही अंदर पूरा नहीं हो सकता, इसके लिए दूसरे साधनों की भी आवश्यकता होती है। दंड कार्य को पूरा करने और उसी प्रकार का घटनाक्रम उपस्थित करने के लिए हमारी अंतःचेतना एक वातावरण तैयार करती है। इस तैयारी में कभी कभी बहुत समय भी लग जाता है। अंतःचेतना वैसी ही परिस्थितियां पैदा करने में भीतर ही भीतर लगी रहेगी। उदाहरण के लिए, किसी को दंडित करने के लिए वह शरीर में ऐसे तत्व पैदा करेगी जिससे पुत्र उत्पन्न हो। उस पुत्र शरीर में ऐसी जीवात्मा का मेल मिलवाएगी जिसे अपने कर्मों के अनुसार 10 वर्ष ही जीना पर्याप्त हो। 10 वर्ष का पुत्र हो जाने पर वही अपनी हमारी अंतःचेतना गुप्त रूप से पुत्र पर पिल पड़ेगी और उसे रोगी करके मार डालेगी एवं शोक का इच्छित अवसर पैदा कर देगी। ऐसे अवसर तैयार करने में केवल अपना ही कार्य अकेला नहीं होता, वरन दूसरे पक्ष का भी कार्य होता है। दोनों ओर की चेतनाएं अपने अपने लिए अवसर तलाश करती फिरती हैं और फिर जब उन्हें इच्छित जोड़ मिल जाता है तो एक घटना की ठीक भूमिका बंध जाती है। ऐसे कार्यों में कई बार 1, 2, 3 या कई जन्मों का समय लग जाता है। टिप्स फॉर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। 10 साल के हो जाओ तो माँ की उंगली पकड़कर चलना छोड़ दो। 20 के हो जाओ तो खिलौनों से खेलना छोड़ दो। 30 के हो जाओ तो आँखों को इधर उधर घुमाना छोड़ दो। 40 के हो जाओ तो रात में खाना छोड़ दो। 50 के हो जाओ तो होटल में जाना छोड़ दो। 60 के हो जाओ तो व्यापार करना छोड़ दो। 70 के हो जाओ तो परिवार का मोह छोड़ दो। 80 के हो जाओ तो इस जगत से अपना नाता तोड़ दो। इस तरह ना कमाओ कि पाप हो जाए। इस तरह ना खर्च करो कि कर्ज हो जाए। इस तरह ना खाओ कि मर्ज हो जाए। इस तरह ना बोलो कि कलेश हो जाए। इस तरह ना सोचो कि चिंता हो जाए।